हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। एंड आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने लास्ट में आर्ग्यूमेंट पर डिस्कस किया था और आज हमें आर्ग्यूमेंट पर सबसे पहले उस पे क्वेश्चन करने हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को हमने पहले डिस्कस किया था कल, आज उस पे क्वेश्चन करने थे। तो सबसे पहले एक बार आर्ग्यूमेंट पर छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। जो आर्ग्यूमेंट है उस पर आपको जो कल बताया था उसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आल्टा y है, तो जो उसका आर्ग्यूमेंट अगर हमको निकालना है तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना है। तो हमें सबसे पहले थीटा निकालना होगा। थीटा निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan इनवर्स मॉड ऑफ y डिवाइड बाई x और यहां से हम थीटा निकाल लेंगे। फिर हमें चेक करना है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमें पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट फॉर्म में हो जाएगा x, y। अब ये चेक करना जो ये x, y पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में है। उसके बाद अगर वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो जो आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा थीटा। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो जो आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर आपका ये जो पॉइंट है अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। और अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब अगर वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता है, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो होता है पाई से छोटा और माइनस पाई से बड़ा, पाई से छोटा और माइनस पाई से बड़ा। अगर वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो वो हो जाएगा माइनस थीटा। तो इस तरह से हमें आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए ये स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। और अब शुरू करते हैं आर्ग्यूमेंट पर क्वेश्चन। तो जो आर्ग्यूमेंट है उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो जो मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा है या 1 माइनस आयोटा ले लो, 1 माइनस आयोटा है। तो हमें पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो सबसे पहले हमें एंगल निकालना है। तो वो निकलेगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y डिवाइड बाई x। यहां से y है 1 और x भी है 1, तो ये हो गया tan इनवर्स y भी 1 और ये भी 1। ये माइनस का 1 है, सॉरी ये माइनस का 1 है। तो यहां से आ जाएगा जो एंगल आएगा वो आएगा 45 डिग्री, मतलब 5/4। अब हमें सेकंड स्टेप लेनी है, वो लेनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो वो हो गया 1 माइनस 1। अब हमें ये जो पॉइंट है उसको चेक करना है किस कोऑर्डिनेट में है। जो ये पॉइंट है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। अब अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा वो आएगा 2 पाई माइनस थीटा। थीटा है 5/4, तो ये हुआ 7 5/4। अगर वो इसी क्वेश्चन में सीधा आर्ग्यूमेंट पूछता तो ये आंसर हो जाता हमारा। लेकिन अगर वो हमसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता है, अगर वो क्वेश्चन में देता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर पूछता हमसे तो वो हो जाता माइनस थीटा और थीटा है माइनस 5/4। ये हो जाता प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और ये आर्ग्यूमेंट सीधा आर्ग्यूमेंट पूछता तो हो जाता 7 π/4। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर हमसे पूछता है तो ये हो जाता माइनस π/4। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप
वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं करवा दूंगा, लेकिन आप सोल्व जरूर करना क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सोल्व जरूर किया करो। चाहे क्वेश्चन सोल्व गलत करो, बट करने की कोशिश जरूर किया करो। तो सेकंड क्वेश्चन आता है 1 माइनस अंडर रूट 3 आइटा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 1 माइनस अंडर रूट 3 आइटा है, और हमें पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। शायद आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया होगा। आप वीडियो को, जैसे मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप पॉज कर दिया करो वीडियो को और फिर क्वेश्चन सोल्व किया करो। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व जरूर किया होगा। तो मैं आप क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब जो हमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है एंगल निकालना है। तो एंगल निकलेगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई x। y है, y की जो वैल्यू है वो है माइनस अंडर रूट 3, और जो x की वैल्यू है वो है 1। अब अगर ये मोड में है तो जो बाहर आएगा वो आएगा अंडर रूट 3, और यहां से आ जाएगा पाई बाई 3, यहां से आ गया पाई बाई 3। जो एंगल है वो आ गया पाई बाई 3। अब जो इसकी सेकंड प्रोसेस है वो है कि इसको हमें पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया 1 और माइनस अंडर रूट 3। अब इसको देखना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो जो ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करूं फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस 5/3, तो ये हो गया 5/3। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो जो अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता, अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इन फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा हो जाता है माइनस पाई/3। इस तरह से हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी निकाल सकते थे। और अगर सीधा आर्ग्यूमेंट पूछता है तो ये हो जाएगा। अब वो कई बार क्या है कि एग्जाम्स में, मेनली एनडीए में, कई बार थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है, और कई बच्चे इसका जो लंबे मेथड पे चले जाते हैं, जो कि यहां पर रिक्वायर्ड कतई नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है कि इस तरह से देगा वो 1 + 3 आइटा डिवाइड बाई अंडर रूट 3 + 1। ये कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। अब जो ज्यादातर स्टूडेंट है वो इस तरह के एक्सप्रेशन को देखते ही ये लगा देते हैं, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 - 1 और अंडर रूट 3 - 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल तो लेते हैं वो, लेकिन एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। और हमें जो नेवी एयरफोर्स में जो क्वेश्चन टाइम आता है वो लगभग 40 सेकंड होता है। तो आपको वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करने के बजाय इस जो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो सकते हैं उनको हमें जल्दी सोल्व कर लेना चाहिए। लेकिन बच्चे इसमें ये प्रोसेस लगाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। बट इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करके आप इसको शॉर्टकट में कीजिएगा। ये जो यहां से ये जो नंबर है वो एक रियल नंबर है। अब देखो, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 + 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 आइटा डिवाइड बाई अंडर रूट 3 + 1। अब मेनली हम अब इस क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछा है अभी हमसे। अब जब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो हम सीधा सा एंगल निकालते हैं। अब हमें एंगल निकालना है तो हम करेंगे tan इनवर्स y डिवाइड बाई x। अब जो y की वैल्यू है वो ये है और x की वैल्यू ये है, तो इसमें अगर इसका डिवाइड करेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3। तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स
और मैं वैल्यू रख के भी एक बार बता देता हूं आपको। y की वैल्यू है √3 डिवाइड बाई √3+1 और ये है 1 डिवाइड बाई √3+1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ √3 बचेगा और tan इनवर्स √3 तो ये हो जाएगा π/3। तो थीटा है वो आ जाएगा π/3। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है कि इसको पॉइंट फॉर्म में लिखें। अब पॉइंट फॉर्म में लिखने की क्या जरूरत है, सीधा ही कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो थीटा ही होता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकल के आ जाएगा π/3। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो, अब मैं ये समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, अगर आपने एक बार इसको सॉल्व किया तो आप सीधा सा कर दोगे कि जो एंगल आएगा वो तो π/3 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो ये वाली प्रोसेस होती है √3 - 1 का डिवाइड और गुणा करके उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना है, हमें सीधा शॉर्टकट में जाना है। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज ही शॉर्ट ट्रिक बनती हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो आगे भी आएंगी और अभी भी हम करवाएंगे आपको। तो जो अभी इनिशियली लेवल पर अगर बात करूं मैं तो 3 प्रॉपर्टीज आती हैं। आर्ग्यूमेंट पर अगर बेसिकली बात की जाए तो 3 प्रॉपर्टी मेनली यूज करते हैं। वो होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2, और थर्ड प्रॉपर्टी होती है ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 या Z की पावर n। अब जो भी ये जो प्रॉपर्टीज हैं आर्ग्यूमेंट की वो एज इट इज लॉग की प्रॉपर्टी की तरह चलती हैं। लॉग में क्या होता है कि लॉग m इंटू n, अगर हमें log m इंटू n हो तो इसे लिख देते हैं log m प्लस n। एज इट इज आर्ग्यूमेंट चलता है। अगर आर्ग्यूमेंट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई है तो उसको लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब log में हम क्या करते हैं, log m डिवाइड बाई n हो तो उसको लिखते हैं log m माइनस log n। एज इट इज आर्ग्यूमेंट में log Z1 डिवाइड बाई Z2 को लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब log की जो फेमस प्रॉपर्टी वो थर्ड प्रॉपर्टी log e दी पावर x, अगर x की पावर n है तो उसको लिख देते हैं n log ex। एज इट इज आर्ग्यूमेंट में चलता है तो यहां पर जो ये पावर है वो आगे आ जाती है n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं आर्ग्यूमेंट पर जो लॉग की तरह ही चलती हैं, बट ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आगे के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल हैं। और आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पे क्वेश्चन भी करते हैं। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं इन तीनों प्रॉपर्टीज पर। उस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो ये तीनों प्रॉपर्टी है इन तीनों का यूज होगा। अगर आपने लॉग अच्छे से पढ़ रखा है तो इन प्रॉपर्टीज को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको तीनों प्रॉपर्टीज उस क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी और आपको शायद ये तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर भी हो जाए। तो जो ये क्वेश्चन है वो है कि √3 प्लस आयोटा की पावर 10 डिवाइड बाई
1 माइनस आयटा की पावर 15 और इसका हमें आर्गुमेंट पूछा है। इस क्वेश्चन का आर्गुमेंट हमसे पूछा है और अब हम इसमें आर्गुमेंट की जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं उसका यूज करके इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हो गया आर्गुमेंट निकालना है हमको डिवाइड बाय 1 माइनस आयटा की पावर 15। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी करा रहा हूं, थोड़ी स्टेप में खा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को खुद करता या आप खुद भी करोगे तो इसमें दिख रहा है कि सीधी प्रॉपर्टी लगाएंगे। सीधी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे Z1 डिवाइड बाई Z2। तो उससे क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ पहले इसका √3 प्लस आयटा की पावर 10 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयटा की पावर 15। अगर आप खुद क्वेश्चन करोगे, एक दो बार कर लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप सीधा लगा दोगे। ये माइनस ये, यहां से 10 बाहर आ जाएगा, यहां से 15 आगे आ जाएगा, क्योंकि पावर में होता है वो आगे आ जाता है आर्गुमेंट में। तो 10 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा और ये माइनस 15 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयटा। अब देखो आर्ग्यूमेंट √3 प्लस आयटा, पहले इधर इसको सोल्व कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट √3 प्लस आयटा। अब देखो यहां से जो थीटा आएगा वो आएगा π/6। आप इसको सोल्व कर लेना भाई। यहां से थीटा आएगा π/6 और जो ये वाला है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयटा, यहां से जो थीटा आएगा वो आएगा 2π माइनस π/4। तो ये हो जाएगा 7 π/4 डिवाइड बाई 4। क्योंकि देखो ये जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा, और थीटा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट 1 है और जो रियल पार्ट है वो है √3। तो tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई √3, तो उसकी वैल्यू होगी π/6। अब जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा थीटा ही, तो ये हो गया π/6। और इसकी बात करूं तो ये पड़ेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है 2π माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट, तो ये आएगा -1। अब हमें मोड़ लेना है तो ये हो जाएगा 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो यहाँ π/4 हमने पुट कर दी और ये हमारे पास 7 π/4 वैल्यू आ गई, जो की वैल्यू है थीटा की। ये यहाँ पर पावर में है, ये थीटा 7 π/4 हो गया। तो हम अब वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है π/6 माइनस 15 इंटू अब आर्ग्यूमेंट ऑफ ये आया 7 π/4। तो यहां से ये हो गया 5/3 माइनस और ये 105 पाई डिवाइड बाई 4। तो जिसका एलसीएम हो गया 12 और ये 15 पाई 20 पाई माइनस 315 पाई। तो यहां से आ जाएगा -295 पाई डिवाइड बाई 12, जो कि एग्जाम में कभी नहीं आना। ये जो एक्सप्रेशन आया है, जो ये आंसर आया है, वो एग्जाम में आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जो ऑप्शन में आपको इस तरह का आंसर कभी भी नहीं मिलना। इसका रीजन देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखो जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। जो ये थीटा एंगल है वो होता है आर्गुमेंट हमारा। अब जो ये थीटा है, ये देखो यहां 90 डिग्री, 180, 270 और यहाँ 360 बोले तो 2 पाई। ये 2 पाई के बाद थीटा।
अब जो ही ऊपर जाएगा रिपीट करेगा मीन्स ये रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। अब जब 2 पाई के बाद एंगल है वो फिर से 90, 270, 360 एज इट इज, हर 360 एंगल के बाद एंगल रिपीट कर रहा है। मीन्स ये बहुत बड़ा एंगल है, तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 295 को डिवाइड करना है 12 से, तो यहां से आएगा ये 5, 5 और 4, 7, तो ये आ जाएगा जो हमारा जो आंसर है वो आएगा माइनस, और ये 24 पाई प्लस 7/12 पाई। अब देखो, अब जो 24 पाई है मतलब हर जो 360 के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। आंसर होगा ये, तो आंसर आ जाएगा -7/पाई, 7/12 पाई। तो जो हमारा आंसर है वो ये आएगा। तो इस तरह के जो आंसर हैं उनमें आप डिवाइड लगाकर और 2 पाई का मल्टीपल बनाकर भी उसको, अगर यहाँ पर ये 2 पाई का मल्टीपल है, लेकिन अगर 2 पाई का मल्टीपल नहीं होता, जैसे होता 3 पाई प्लस, मान लो इस तरह से आता, यहाँ पर ये आया लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में ही आता, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 पाई का मल्टीपल बना लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई 6। अब 2 पाई को छोड़ देना है और इसको ऐड करके ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज को क्लियर हो गई होगी आपकी। और कई बच्चों को जो है लगभग इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस बुक है नेवी एयरफोर्स के लिए, हालांकि जो ज्यादा अच्छी बुक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे उसी बुक को एग्जाम्स के लिए सोल्व करते हैं, वो है ल्यूसेंट। तो मैं जैसे चैप्टर पूरा होगा तो ल्यूसेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर से जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, अरिहंत के भी कर लूंगा और ल्यूसेंट के भी, क्योंकि अच्छी अच्छी किताबें जरूर हैं, लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो आज की डेट में सबसे अच्छी मान लो या हर व्यक्ति की पहुंच तक मान लो तो वो है ल्यूसेंट। हर एक कोई भी अगर आप जाएंगे कहीं भी तो अनदर जो बुक्स है शायद ना मिले, लेकिन ल्यूसेंट आपको जरूर मिल जाएगी, हर एक बच्चे के पास मिल जाएगी। तो मैं ल्यूसेंट और अरिहंत के जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के समाप्त होते ही मैं आपको सारे करवा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर दिए हैं। अब जो आर्ग्यूमेंट है इस पर हम एक क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ √3/2 माइनस i/2, इसका आंसर हमसे पूछा, और पावर में ले लीजिए आप 15 ले लीजिए। तो सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, तो ये हो जाएगा n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 15 जो है वो आगे आ जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ √3/2 माइनस i/2, अब देखो इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बाहर ले लेता हूं, √3/2 माइनस i/2। अब इसे पॉइंट फॉर्म में लिखें तो √3/2 माइनस 1/2, जो कि है फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर। अब थीटा की बात करूं मैं तो वो हो गया tan यूनिवर्स इमेजिनरी पार्ट 1/2, रियल पार्ट √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आएगा 1/√3 जो कि हो गया π/6।
यहां से थीटा है वो आ गया पाई बाई 6। अब अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो वो हो गया 2 पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाई 6। तो यहां से आ गया 11 पाई बाई 6। जो आर्ग्यूमेंट है इस एक्सप्रेशन का आंसर हो गया 11 पाई बाई 6। तो 15 इंटू 11 पाई डिवाइड बाई 6। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 और 5, ये हो गया 15 पाई डिवाइड बाई 2। अब हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट अगर 2 पाई से ज्यादा है तो हम उसे कन्वर्ट करके 2 पाई से कम पे लाना है, कैसे भी करके उसे 2 पाई से कम करना है। तो हम जानते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 पाई की बात रिपीट करता है, तो इस टर्म को हम 2 पाई प्लस के टर्म में लिख दें और फिर 2 पाई का मल्टीपल प्लस के टर्म में लिख दें और 2 पाई का जो मल्टीपल आ रहा है उसको हम हटा दें। जैसे मैंने इसमें डिवाइड लगाया 15 में 2 का जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो आएगा 15 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 और ये हो गया 7। तो जो यहां से बचेगा वो बचेगा 1। तो ये हो गया 17 पाई प्लस पाई बाई 2। अब देखो इसको मुझे लिखना है, पहले तो लिखना होगा इवन मल्टीपल में पाई का, तो ये होगा 26 पाई प्लस पाई और ये पाई बाई 2। अब 26 पाई को मैं यहां से हटा दूं तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो जो मेरा इस का जो आंसर आएगा वो आएगा 3 पाई बाई 2। तो कोई भी अगर 2 पाई से ज्यादा अगर आर्गुमेंट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में के आंसर में, तो उसको 2 पाई के मल्टीपल में और उसके प्लस में लगा करके उसके 2 पाई का जो मल्टीपल आ रहा है उसको हटा देना। जैसे सीधा सा आ जाए भाई कि 29 पाई आ रहा है, मान लो आपका आंसर 29 पाई आ रहा है और आपको आर्गुमेंट निकालना है उस क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होगा, इसे 28 पाई प्लस पाई के फॉर्म में लिखना है और 28 पाई को वहां से हटा देना है, तो जो आंसर है वो 28 पाई हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 28 पाई, या फिर इसे ऐसे कर लीजिएगा, जैसे आ रहा है 31 पाई और प्लस पाई बाई 6। तो पहले इसे लिखना पड़ेगा 30 पाई प्लस पाई बाई 6, फिर 30 पाई को यहां से हटा देना और पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 पाई बाई 6। तो आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन में लास्ट में ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो कहीं 2 पाई से तो बड़ा तो नहीं आ रहा है। 2 पाई से अगर बड़ा आ रहा है तो उसको 2 पाई के मल्टीपल में लिखकर उसको हटा देना है हमको। तो ये था आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो है मैग्नीट्यूड पर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके में मॉडुलस पर प्रॉपर्टीज है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 3 प्लस 4 आइटा, और कोई Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 आइटा। जब मैं इनका Z1 और Z2 का मापांक अगर निकालूं, मॉडुलस अगर निकालूं, तो इसका भी 5 आना है और इसका भी 5 आना है। दोनों का मॉडुलस सेम है 5 और 5, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं है दोनों के। ये है 3 प्लस 4 आइटा और ये है 3 माइनस 4 आइटा। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पड़ेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और ये जो पड़ेगा वो पड़ेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं है बट उनका मॉडुलस सेम है। ये बात कोई बड़ी बात नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड सेम हो सकता है बट कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हो ये कोई जरूरी नहीं, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब बात करें जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इनका Z1 प्लस Z2 की अगर बात करूं, मैं यहां से Z1 प्लस Z2 की बात करूं तो आएगा 6। अब देखो, अब अगर यहां पर मोड लगा दूं मैं Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, इसके पूरे का मोड लूं तो वो भी आएगा 6। Z1 प्लस Z2 का मोड तो 6 है,
इसका मीन्स ये हुआ कि Z1 प्लस Z2 पूरे का मोड और Z1 का मोड और Z2 का मोड। Z1 का मोड 5, Z2 का मोड 5, तो ये हो गया 10 और ये है 6, मतलब लेसर देन है। जो Z1 और Z2 है उनका अगर सम करके मॉडुलस लूं तो वो कम आता है, जबकि अगर अलग अलग मोड लिए जाए Z1 और Z2 के वो ग्रेटर देन आता है। और ये इक्वली भी आता है। इक्वल कब आएगा? जब दोनों नंबर्स सेम हो जाए। जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम हो जाते, जैसे Z2 भी यहाँ पे प्लस होता, तो यहाँ पर अगर Z1 और Z2 की ये बात करूं मैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2 और इसका पूरे का मोड, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते, ये भी 3 प्लस 4 आइटा होता और ये भी 3 प्लस 4 आइटा होता, तो जो Z1 प्लस Z2 निकल करके आता पूरे का मोड, ये Z1 प्लस Z2 आता 9 प्लस 8 आइटा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड अगर निकालूं मैं तो ये आता 36, सॉरी ये है 6, ये है और ये आ जाता 10। और अब मैं सीधा Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड निकालता तो ये 5 और 5 10। तो इक्वल कब आएगा? जब दोनों नंबर सेम हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट Z1 प्लस Z2 का मोड लेसर देन या इक्वल्स टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इस पे कई बार एनडीए में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इस प्रॉपर्टी पर जो एक क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको करवा देता हूं। वो ये क्वेश्चन है कि इफ Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2। सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा शायद ये, सबसे सिंपल है और सब बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते हैं। थोड़े ये क्वेश्चन तो इस टाइप के से आते हैं लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। इतना आसान क्वेश्चन शायद ही आपको मिले, और अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो वो आपकी एक विश मान लीजिए, आपके लिए अच्छा ही मान लीजिए, क्योंकि इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आजकल नए वेयर कोर्स में नहीं पूछे जाते, बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। बट कंसेप्ट यही लगते हैं, थोड़ा वो घुमा देते हैं क्वेश्चन को। तो जो एक क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि Z1 प्लस का मैग्नीट्यूड, Z1 मैग्नीट्यूड प्लस Z2 मैग्नीट्यूड, ये कब इक्वल होता है? मैंने अभी प्रॉपर्टी करवाई थी, Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इज द लेसर देन इन इक्वल टू Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। और ये इक्वल तभी होता है जब नंबर्स, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 सेम हो जाते हैं। अब Z1 और Z2 सेम है, मतलब दोनों इक्वल हैं। अगर दो नंबर्स इक्वल हैं, अब देखो ये हमें निकालने को बोला है, तो इसको आर्ग्यूमेंट Z1 डिवाइड बाय Z2, इसको मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब देखो अगर नंबर्स सेम है तो उनके आर्ग्यूमेंट भी सेम होंगे, मतलब आंसर होना 0। बहुत सिंपल सवाल। बट किताब वाले पता नहीं क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को डालते हैं हर एक, जैसे 2019 की किताब है तो यही क्वेश्चन मिलेगा, 20 की है तो यही मिलेगा, 21 की आगे आने वाली उसमें यही क्वेश्चन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर ये क्वेश्चन डाला होता है उन्होंने। और ज्यादातर जो किताबें होती है जैसे ल्यूसेंट आजकल जो चर्चा में, उसमें जितने भी जो क्वेश्चन है लास्ट में 2-4 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बाकी सब सिंपल, क्योंकि इंडिया में वही चीज ज्यादा चल पाती है जो सस्ती और सिंपल हो। कोई भी किताब ले लो, जो सिंपल किताब है वो अच्छी बिकेगी, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मुझे कोई खरीदना नहीं करेगा। और यूट्यूब पर यही हाल है, जो अच्छा पढ़ाएगा बट कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाएगा उसको कोई नहीं पूछेगा। जो 1 घंटे में आधे घंटे बात करेगा, हंसी मजाक करेगा, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन मजाक जरूर होना चाहिए। आधे 1 घंटे पढ़ा रहा तो आधे घंटे हमसे बात करे, यही बच्चा, यही हर कोई यही चाहता है।
जो अच्छा पढ़ा रहा है, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ा रहा है, उससे कोई पढ़ना ही नहीं करता। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो जिनमें 1 घंटे के लेक्चर में 15 से आधे घंटे के बीच 15 मिनट से लेकर 20 मिनट, कभी 25 मिनट भी निकल जाते हैं, बातें करते हैं। फिर भी वो यूट्यूब चैनल बहुत आगे है। क्यों है? क्योंकि वो बच्चों को जोड़े रखते हैं, उनसे कमेंट करवाते रहते हैं, खुद उनके रिप्लाईज देते। कोई, मैं अगर आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कमेंट करते हो, मैं यहाँ पर उसका रिप्लाई देने का क्या मतलब है? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। कोई क्वेश्चन डाला मैंने, उसका आप कमेंट कर रहे हैं, मैंने उसको गलत, किसी ने उसको गलत बताया, तो मैं उसका रिप्लाई करने का क्या मतलब है? उस क्वेश्चन को करवा दो तो सभी समझ जाएंगे। बट पता नहीं बच्चों और यूट्यूबर्स में क्या मिलता है उस तरह के। 1 घंटे में आधे घंटे बातें चल रही है, बकवास की चीजें करवाई जा रही है, जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है वो भी करवा दे रहे हैं। सिंपल चीजें, जैसे कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर की चीजें जो हम पढ़ चुके हैं वही करवा दिए जाते हैं। और हर एक यूट्यूबर यही चाहता है कि नए एयरपोर्ट्स के लिए अलग सिलेबस कराओ, सीडीएस के लिए अलग कराओ, यूपीएससी के लिए अलग कराओ। भाई मैथ तो यही है, यही मैथ है, थोड़ा उसको टफ कर देते हैं। जैसे एनडीए के लिए करवाना है थोड़ा टफ करवा देते हैं, नेवी एयरपोर्ट्स की थोड़ा सिंपल कर। अरे भाई एक ही करवा दो ना। फिर वो बच्चा क्या करता है, जैसे रीजनिंग करवाई किसी ने, तो एयरफोर्स की रीजनिंग सिंपल आती है, थोड़ी करवा दी, कोई बात नहीं। इंग्लिश करवाई एयरफोर्स के लिए, तो इंग्लिश आपने की, अरे भाई अच्छे से ही कर लेते हैं उसे। अगर आपने नेवी एयरफोर्स में अच्छी कर लेती होती, तो अगर नेवी एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन नहीं होता भाई, तो आप बैंकिंग एग्जाम्स में वही इंग्लिश अगर आपको आती है तो थोड़ा और पढ़ के जाओगे तो इजीली आपका वहां सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या किया जाता है कि नेवी एयरफोर्स में ऊपर की चीजें करवा दी जाती है बच्चों को इंग्लिश में। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ऑफलाइन सेशन कोचिंग में भी हैं जहां पर इंग्लिश को ऊपर से करवा दिया जाता है। नेवी एयरफोर्स के लिए अलग, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अलग, एसएससी सीएचएसएल के लिए अलग, और पीओ वगैरह वो अलग। तो भाई इंग्लिश ग्रामर तो 90 दिन की क्लास बनती है इंग्लिश ग्रामर की, हार्डली 90 दिन की इंग्लिश ग्रामर की जो है क्लासेस बनती है 90 घंटे की। अब उसको जोड़े रखते हैं बच्चों को, कैसे भी जोड़ना है उनको। तो ये करवा दिया भाई सीडीएस के लिए, ये एनडीए के लिए, ये है नेवी एयरफोर्स के लिए। अरे भाई 15 से 20 टॉपिक हार्डली इंग्लिश ग्रामर के अंदर है। फिर भी बच्चे, और ऐसे ही टीचर ऐसे बच्चे, उनको बस ये कभी वो करवा दिया, वो क्विज दे दी, वो दे दिया। अरे अच्छे से अगर आपने एक बार इंग्लिश कंसेप्ट ग्रामर कर ली तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, हम तो हमारे टॉपिक पर आते हैं। अब जो मॉडुलस पर अगली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इज द लेसर देन या इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। और जहां पर Z1 और Z2 इक्वल होंगे, अगर दो नंबर्स इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल तभी होंगे जब Z1 और Z2 इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी वो है Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड इज द ग्रेटर देन या इक्वल्स टू Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। और ये इक्वल तभी होगा Z1 और Z2 का, ये सॉरी माइनस है, Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड अगर Z1 और Z2 दोनों नंबर सेम हो। तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, एनडीए लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इस पे एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे इफ Z माइनस 2 इज इक्वल्स टू लेसर देन या इक्वल्स टू 10, देन हमसे उसने फाइंड करने को बोली है Z माइनस Z प्लस 6 के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है। यहां पर ये इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि इसने मैक्सिमम पूछा है, उसने मिनिमम नहीं पूछा। मिनिमम के लिए आपको मैं ट्रिक करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है वो। तो मैक्सिमम निकालने की जो ये प्रोसेस है वो देखो। अब उसने दिया क्या है हमको, Z माइनस 2 दिया है और उसकी वैल्यू है 10 या 10 से छोटी। अब वो हमसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो हम Z माइनस 2 की भी वैल्यू मैक्सिमम ही लेंगे
और मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है। 10 से या तो छोटी हो या फिर 10 हो, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आएगी, वो आएगी 10। तो देखो अब मुझे निकालना ये है और दिया ये है। अब मुझे निकालना है z+6 और z+6 का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे निकालना है, बट हेल्प लेनी है z-2 की। अब मैं z+6 को क्या लिखूं कि z-2 आ जाए उसमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं z-2 और +8। z+6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं z-2 +8। तो इसको सोल्व करूंगा तो z+6 ही आएगा, z+6 = z+6। अब देखो, अब मैं इसको मोड अलग अलग बढ़ सकता है, तो मैं इसको लिख देता हूं z-2 का मोड +8 का मोड 8 ही आना है। अब अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी 10 + 8 18। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 18। शायद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी अब, और एक क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा, फिर आपको इस तरह के जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस पे। जैसे हमको दिया z+8 इज द लेसर देन या इक्वल्स टू 15। z+8 की जो वैल्यू है या तो 15 के इक्वल है या फिर 15 से छोटी है। इसकी जो z+8 की जो मिनिमम वैल्यू है वो हम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 है, ये हमें पता है। अब वो हमसे पूछता है कि z-3 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। यहाँ पर z-3 की मिनिमम वैल्यू हम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसकी z+8 की मिनिमम वैल्यू हमें दी ही नहीं। मिनिमम वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, मैक्सिमम कर सकते हैं, तो z-3 की भी मैक्सिमम वैल्यू ही हमसे वो पूछेगा। अब देखो, अब हमें z-3 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो z-3 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो z+8 के हेल्प से निकालनी है। तो मैं इसको इस तरह लिख लूं कि उसमें z+8 भी आ जाए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं z+8 और माइनस के अंदर लगा दूं मैं 11। अब देखो इसको सोल्व करता हूं मैं, तो ये z-3 आता है, z-3 इक्वल होते हैं, ये हमें सबको पता है। अब देखो जो मोड है वो बढ़ जाता है, तो z+8 का मोड और जो माइनस का 11 है उसका मोड माइनस, और 11 का मोड 11। अब z+8 की अगर हमें z-3 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें z+8 की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, और z+8 की मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है, तो 15 - 11 ये आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछता है, वो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेगा, आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब अगर वो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछता है इस तरह की, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके, तो वो सिर्फ इस तरह से पूछ सकता है कि z+11 प्लस z-12 प्लस z+6, और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल देगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आती है जो कि मैं आपको, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं करना चाहते तो इसका जो लॉजिक है शॉर्ट ट्रिक का वो आता है मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, जहां मैंने आपको इसके बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत लेंथी मेथड पड़ जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आप देखिए, आपको सबसे पहले इन सभी को 0 के इक्वल लिखना है। तो अगर मैं z+11 को 0 के इक्वल लिखता हूं तो ये आएगा z = -11, यहां से z जो आएगा वो आएगा 12 और यहां से z आएगा -6। अब जो नंबर लाइन है उस पर मैं इनको फ्लोट करता हूं, तो जो z-6 है यहाँ पड़ेगा -11, यहाँ -6,
और यहाँ पर 12। अब जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इनके गैप के बराबर आएगी, जो इनका गैप है उसके बराबर आएगी। और 12 से लेकर 11 के बीच कितने नंबर्स का गैप है वो ही हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 12 माइनस ऑफ 11। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 23। जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 23। अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको उसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि z-6 का मोड प्लस z+4, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू पूछी है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी जाती है तो हम इसको 0 के इक्वल लिखते हैं, इसको भी 0 के इक्वल। तो यहां से आ जाएगा z=6 और यहां से आ जाएगा z=-4। ऐसे z1 z2 भी दे सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको एक नंबर लाइन में प्लॉट करना है। ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 6। इसके बीच जो गैप है वही हो जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू। जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 6 + 4 यानी 10। 10 जो है उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हम मैक्सिमम और मिनिमम पे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टाइप है मैक्सिमम और मिनिमम, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और अच्छी भी टाइप है, ज्यादा हार्ड भी नहीं। बट अगर आप मैथ को अगर थोड़ा थोड़ा जोड़ते चले जाएंगे हर रोज, और जितना भी पढ़ो उसे अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि नेवी एयरफोर्स में कभी भी लेंथी मेथड पे क्वेश्चन नहीं बनते। शॉर्ट ट्रिक्स जो बच्चा 30 सेकंड के, अगर जो लेंथी क्वेश्चन बनते हैं वो बस यही बनते हैं कि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, शॉर्ट ट्रिक्स और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना और जो नेवी एयरफोर्स में टाइम मिलता है वो मिलता है 40 सेकंड। 40 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। तो आप अपने कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। यही है मैथ। और मैथ को धीरे धीरे अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और मैं आपको लास्ट तक ऐसे ही पढ़ाता जाऊंगा, हर एक टॉपिक को बारीकी के साथ आपके साथ लेता रहूंगा। और एनडीए का जो सेशन है वो कंसेप्ट यही रहेंगे, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेशन में एनडीए के लिए अलग से लेकर आऊंगा। और जल्दी वेबसाइट आ जाएगी। और अब फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकते हैं, जहां पर आप कोई भी क्यूरीज को मेरे सामने रख सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप अगर नंबर आपके पास नहीं है तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीडीए ऑनलाइन कोचिंग। थैंक यू।